नमस्कार, मैं राजेश रंजन, संस्थापक सोशो लीगल लिटरेरी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में जिसका नाम है लोक की बात। आज हमारे साथ हैं आराध्य सेठिया। आराध्य ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमफिल कर रहे हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलोर से स्नातक की पढ़ाई के बाद मंसूर इनैंग्स स्कॉलरशिप प्राप्त कर आगे की पढ़ाई इन्होंने येल विश्वविद्यालय से की है। आराध्य सेठिया का पेपर राजनीतिक दलों की संवैधानिक आत्मकथा को इंडियन लॉ रिव्यू टेलर एंड फ्रांसिस से बेस्ट आर्टिकल का पुरस्कार भी मिल चुका है। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी हो सौम्या सिंह। सौम्या सोशो लीगल लिटरेरी की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर। सौम्या सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि संवैधानिक विमर्श के दायरे में राजनीतिक दलों की भूमिका पर एक शून्यता थी। आपके पेपर ने इस गैप को एक तरीके से भरने का काम किया है। आप इस भूमिका और विचार को कैसे देखते हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले सबसे पहले धन्यवाद सौम्या और राजेश मुझे इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। ये जो आपने सोशो लीगल लिटरेरी की ओर से संविधान को भारतीय भाषाओं में पहुंचाने की एक मुहिम उठाई है, ये बहुत ही सराहनीय है और काफ़ी एक उम्दा प्रोजेक्ट है। और मैं यही सोचता हूँ कि ये जितना हो सके इतना सफल हो पाए। और ये एक विडंबना ही रही है कि हम भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान की कितनी बातें भारतीय भाषाओं में नहीं हो पाती है। और बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट। जो दर्शक इसे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सभी को मेरा नमस्कार और कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ तो संविधान और राजनीतिक पार्टी का संबंध एक रोचक संबंध है। यदि आप ऐसे सड़क पर किसी से उतर कर पूछेंगे, मान लीजिए किसी को संविधान का नॉलेज नहीं है, किसी को संविधान या कानून का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे कि ये देश में शासन या राज्य या सरकार कैसे चलती है, सबसे दो चीजें आएंगी इंसान के मन में मेरे हिसाब से। और भी चीजें हो सकती है। एक आएंगे नेता, राजनीति, और दूसरे आएगी ब्यूरोक्रेसी या सरकारी तंत्र, प्रशासन जिससे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और ये एक तरह से दो, और उसके अलावा बहुत पुलिस हुई जो कि प्रशासन में मान सकते हैं हम, या फिर आप कोर्ट्स मान लीजिए। लेकिन ये सब कोर्ट्स वगैरह ये बाद में किसी के मन में आएगा यदि आप पूछेंगे कि देश में शासन प्रशासन कैसे चलता है। और ये बहुत ही रोचक बात है कि जब आप संविधान के पन्ने पलटेंगे और आप, मैं बोलूंगा शुरू से आखिरी तक, आप ओरिजिनल संविधान उठाइए जो 1950 में 49 में बना था, और उसको अगर आप पलटाएंगे और आप शुरू से आखिरी तक चले जाइए, आपको राजनीतिक पार्टी क्या होती है या फिर राजनीतिक पार्टी इन शब्दों का उल्लेख भी नहीं मिलेगा। तो ये तो काफी रोचक बात हुई और यहीं से मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं जब भारत में था, मैं छोटे शहर से आता हूँ, और जितने छोटे शहर में आप रहते हैं उतनी ज्यादा राजनीति आप करीब से देख पाते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा जो इंटरेस्ट है संविधान में या कानून में, वो पहले राजनीति से शुरू हुआ था कि ये बात साफ हो जाती है कि राजनीति और जो देश की नहीं, एक लोकल राजनीति काफी महत्वपूर्ण होती है, जो शायद यदि आप उन व्यवस्थाओं में नहीं रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों जरूरी है। तो ये मेरे लिए एक काफी रोचक तथ्य था कि जो भारत का संविधान बना उसमें इतनी बड़ी संस्था है, राजनीतिक पार्टी का कहीं उल्लेख नहीं है, क्यों नहीं है, और क्या कारण है। तो यही एक संबंध है जिसको मैंने पिछले 1-1.5 साल में जिसके ऊपर मैंने काम करने की कोशिश की है और पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर इसका क्या कारण है और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाओं में ये बात जरूर आती है, दोनों में, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं इन विषयों पर, वो भी, और एक जनमानस में भी कहीं ना कहीं है कि राजनीतिक पार्टियां एक तरह की संकट में है। ये कोई एक राजनीतिक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति किसी ना किसी तरह के संकीर्णताओं में जरूर बंधी हुई है। और वो संकीर्णताएं, मैं सामाजिक संकीर्णताएं की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से पार्टियां खुद चलती है, और एक तरह से दोनों में एक कनेक्शन है कि क्यों संविधान ने इनको बाहर रखा और क्यों पार्टियां जिस तरह से चलती है वैसे चलती है। आप कोई भी पार्टी उठा के देखिए।
तो इसका इतिहास में हम थोड़ा सा जाते हैं और थोड़ा सा सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान आखिर क्यों ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप उनसे बात करिए जिनको कानून का नॉलेज नहीं है और समझाएं बहुत ही सरल भाषा में कि हमें संविधान क्यों चाहिए, है ना। तो संविधान की आखिर जरूरत तब पड़ती है जब हम एक राज्य बनाते हैं, और राज्य मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये नहीं। राज्य मतलब द स्टेट जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, या फिर एक जैसे शासन या जिससे सरकारें जिसे चलाती है, राज्य तंत्र, है ना। जब वो बनता है और सत्ता और शासन आता है, तो संविधान का सबसे मूलभूत काम ये होता है कि ये ताकतें तो रहेगी। यदि आपको एक समाज के बीच में जीवन जीना है तो कोई ना कोई सत्ता में रहेगा, कोई ना कोई आपके ऊपर शासन करेगा। संविधान का काम ये होता है कि कैसे उन ताकतों का बंटवारा इस तरह से किया जाए, या फिर उन ताकतों को इस तरह से अरेंज किया जाए कि कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी एक समूह, व्यक्तियों का समूह इतना ताकतवर नहीं हो जाए कि हम फिर से जो कहते हैं मोनार्की या फिर राजा रजवाड़ों के राज में चले जाएं, कि जो एक सर्वप्रथम आपका राजा है, बस वही राजा है। और इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं आप और हम एक व्यक्तिगत तौर पर इसलिए सेफ हैं कि वो एक व्यक्ति नहीं है जिसके सामने हमको घुटने टेकने हैं सभी को। और संविधान का काम वही है। संविधान का काम है कि कैसे उन ताकतों को अरेंज किया जाए, बंटवारा किया जाए। अब जब संविधान पाश्चात्य संस्कृति में शुरू हुआ, पाश्चात्य देशों में शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, तब संविधान के 3 ढांचे, बड़े बड़े ढांचे, जो कि आज भी चलते हैं। हम उसे कहते हैं कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, सरकार, गवर्नमेंट कह सकते हैं आप उसको एक तरह से। लेजिस्लेचर मतलब आपका विधान पालिका, जो कि कानून पारित करते हैं। और तीसरा हो गया न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी, है ना, मतलब कोर्ट्स आपके सारे। इन तीनों में सेपरेशन उस जमाने के हिसाब से हुआ था, और कहीं ना कहीं सेपरेशन का लॉजिक आज भी जरूरी है। साधारण भाषा में देखा जाती है कि एक कोई कानून बनाएगा जो कि आपकी विधान पालिका हो गई, सांसद, विधान परिषद, विधान सभा है, और उसको कोई इम्प्लीमेंट करने वाला होना चाहिए जो कि आपकी कार्यपालिका हो गई, और उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया है या नहीं किया है, या कानून सही तरह से बना है या नहीं बना है, उसके ऊपर कोई बैठ के और जजमेंट देने वाला होना चाहिए, और वो काम कोर्ट का होगा। अब इन तीनों के बीच में अगर हम कोर्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में हटा दें, तो जो कार्यपालिका और विधान पालिकाएं हैं, इनके बीच में यदि आप किसी से पूछेंगे जिनको या कानून या संविधान के बारे में नहीं पता हो, तो ये दोनों एक तरह से मर्ज होती हुई ऐसा लगता है कि आप किसको सरकार बोलेंगे और किसको विधायक बोलेंगे। ये सब यदि आप संविधान में, यदि जैसे कहते हैं ना कि आपके पास एक हथौड़ा है और संविधान आपका हथौड़ा, और आप हर कील को उसी हथौड़े से अगर नहीं ठोके, यदि आप कील को एक नए नजरिए से देखें, तो लगेगा कि ये तो हवा की बातें हैं, है ना। ये लगेगा कि असली में तो काम नेता लोग करते हैं, या असली में काम मैं नेता लोग जनरली राजनीतिक नेता की बात कर रहा हूँ, या फिर ब्यूरोक्रेसी करती है। तो इसलिए यहीं से प्रश्न शुरू होता है कि ये राजनीतिक पार्टियां आखिर इन तीनों स्तंभों या फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यपालिका और विधान पालिका के स्तंभों के बीच में कैसे संविधान चाहता है कि ये पावर थोड़ा सा बंटवारा हो, ये जो इतनी ताकतें हैं ये एक दूसरे को चेक करें, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं उसे विफल करती हैं या सफल करती है। लेकिन बिना राजनीतिक पार्टियों के ना तो हम एक विधान पालिका को इमेजिन कर सकते हैं, ना तो सरकार को इमेजिन कर सकते हैं एक लोकतंत्र। अब यही लॉजिक अप्लाई होता है जो केंद्र और राज्य सरकारें बनती हैं, जो कि संविधान बनाता है ना, पावर डिवाइड करता है आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। अब आप देखें तो हाल फिलहाल में कोविड और उसके पहले भी कई देश की बड़ी बड़ी जो राजनीतिक सुर्खियां थी, वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपसी टकराव की सुर्खियां थी। बोलने में वो केंद्र और राज्य सरकार की टकराव है, लेकिन असलियत में वो टकराव दो राजनीतिक पार्टियों के हैं। और वो जब संवैधानिक रूप लेती है तो वो केंद्र और राज्य के बीच में हो जाता है, लेकिन उसका राजनीतिक रूप पार्टियों का है। और इसलिए ना तो हम अपना संघवाद का ढांचा समझ सकते हैं कि हमारा
कि केंद्र और राज्य सरकार का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। यदि हम ये असलियत को नहीं माने कि असलियत में ये ढांचे राजनीतिक पार्टियों के आपसी टकराव के ढांचे हैं, तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने बताया है। अब इससे आप बोलेंगे कि तो क्या, कि ये सब तो ठीक है, बट इससे हम आगे कहाँ जाते हैं। तो मैं एक अम्बेडकर जी का भाषण जो उनके अंतिम भाषण जो उन्होंने दिया था संविधान सभा में, मैं उसका उल्लेख करूंगा। तो उनसे एक तरह से वो खुद से ही प्रश्न कर रहे थे। बहुत ही उम्दा प्रयास था भारत का संविधान बनाना उस समय, और एक तरह से बहुत ही कठिन डिसीजन था, जो कि बहुत आप सोच सकते हैं कितने पेचीदे मामले संविधान में होते हैं। और उनसे प्रश्न किया गया, या फिर खुद से उन्होंने प्रश्न पूछा कि संविधान के सफल होने के क्या कितने चांस हैं, है ना, कि ये संविधान सफल हो भी पाएगा, या फिर हमने बना तो दिया है इसे, लेकिन आगे क्या। और उन्होंने मुझे काफी रोचक लगता है, उन्होंने बोला कि देखिए, संविधान अलग अलग ढांचे तो बना सकता है सरकार के, लेकिन संविधान अंत में सफल होगा या नहीं होगा, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो देश के लोग, लेकिन उससे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों पर। लेकिन ये वो मान जरूर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये निर्भर करता है कि संविधान सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि संविधान का राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक पजल है कि क्या ऐसा हो जरूरी है, क्योंकि उसी वक्त के आसपास कई दुनिया में कई संविधान बन रहे थे। एक उदाहरण के तौर पे जर्मनी का संविधान, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब प्रावधान है राजनीतिक पार्टियों पर, साफ साफ प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के ऊपर काफी स्पेसिफिक, अब हम उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट उनके ऊपर भी एक कानून बना था अलग से, और संविधान के भीतर ही प्रोविजन थे राजनीतिक पार्टियों की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या ड्यूटीज हैं, और वो हमारे संविधान में नहीं था। और एक तरह से वो, क्योंकि 18वीं 19वीं शताब्दी की सोच थी जो पाश्चात्य देशों में उस समय अपनाया गया, क्योंकि उस समय पार्टियां इतनी बड़ी नहीं थी। पार्टियां थी जैसे आप मान लीजिए सोशो लीगल लिटरेरी है, उस तरह से कुछ व्यक्तियों ने आके पार्टियां बना दी। और उस समय एक बहुत बड़ा कारण था कि पार्टियां जैसे आज हम देखते हैं मास ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं थी, क्योंकि इतने लोगों के पास लोकतंत्र में भागीदारी का हक नहीं था, वोट नहीं कर सकते थे। तो पार्टियों को जरूरत नहीं थी कि जाके और लोगों के बीच में मोबिलाइज करें, इतनी बड़ी संस्थाएं बनाएं। एक तरह से वो जैसे कहते हैं उस जमाने में जेंटलमैनली क्लब थे, कि आपने मिलके, और जैसे होते हैं रोटरी क्लब खोल लिया, अलायंस क्लब खोल लिया, या फिर आपने उस तरह से पार्टियां ऑपरेट करती थी उस जमाने में। और वो जो बदलाव जैसे हुआ, जो एक लोकतांत्रिक एक रेवोल्यूशन जैसा हुआ, कि जैसे जैसे वोट देने की हक बढ़ते गए, ज्यादा से पहले सिर्फ जमीन जायदाद वाले लोग दे सकते थे, सिर्फ मर्दों को वोट देने का अधिकार था। जैसे जैसे ये लिमिटेशन हटी, जैसे जैसे अपने समाज का एक बड़ा हिस्सा और लगभग सब वोट देने लग गए, वैसे ही, और कम से कम वयस्क पॉपुलेशन देने लगी, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों का रोल बढ़ता गया। लेकिन अभी तक हमारी जो संवैधानिक कानून, और सिर्फ हमारी नहीं, ये जो भी जिसे कहते हैं कॉमन लॉ कंट्रीज, ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, बट इसका मतलब होता है कि जिनका कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम की हिस्ट्री आई है इंग्लैंड से, जहाँ पे मैं अभी हूँ। और उन अधिकतर देशों में कहीं ना कहीं ये रहा है कि जो कानूनी समझ है, संवैधानिक समझ है पार्टियों की, वो अभी भी उसी तरह से है कि पार्टियों को अपना काम करने दो, ये तो एक सामाजिक संस्थाएं जैसे काम कर रही हैं। लेकिन असलियत में तो पार्टियां देश चला रही है, पार्टियां संविधान चला रही है, और संविधान एक तरह से चुप्पी साध लेते हैं उसके ऊपर। तो ये एक मैंने आपको मोटे तौर पर बताया। इसका अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें, अगर हम इसको आगे और समझें, तो उसमें ये होगा कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र कैसे लाया जाए, क्या सही तरीका होगा लोकतंत्र लाने का, और वो जरूरी है। दूसरा होगा पार्टियों में जो पैसा आता है, जो चुनावी खर्चा होता है, उसको कैसे इसे रेगुलेट किया जाए कि पार्टियां बस एक जिसे कहते हैं कि पूरी ओलिगार्की नहीं बन जाए, कि सिर्फ कुछ ही लोगों का एक तरह से क्लब नहीं बन जाए, बल्कि लोगों का पार्ट, ज्यादा लोग उसमें भागीदारी ले सकें। और ये सब जो है जैसे एक तरह से संस्थागत सुधार है, जो कि यदि हम पार्टियों का रोल सही से समझें, और समझें कि हमारे संविधान को अच्छे से काम करने के लिए पार्टियों को कैसा रूप लेना पड़ेगा,
तो हम उस तरह से संस्थाएं डिजाइन कर सकते हैं। और वही मेरा काम है, मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं हम डेवलप कर सकते हैं। जी, सौम्या के बात को ही आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो गैप था, यहाँ तक कि आपका पेपर जो अपोजिशन राइट है, जिसे हम कहते हैं विपक्ष के संवैधानिक अधिकार, उसको भी कहीं ना कहीं उस मोमेंट से, उस क्षण से, जिस समय संविधान बन रहा था, उससे जोड़ने का एक सहज और सफल प्रयास भी किया। तो सर, लोकतांत्रिक क्षरण, जिसे अंग्रेजी में कुछ विद्वानों ने डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग कहा, जहाँ यह बात की जा रही है कि विपक्ष की भूमिका को समेटा या दबाया जा रहा है, या जो लोकतंत्र के विघटन का एक या क्षरण का एक लक्षण है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र के संदर्भ में अगर हम देखें तो विपक्ष के संवैधानिक अधिकार बहुत स्पष्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये संविधान सभा की एक भूल थी? और मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये नहीं पता कि ये सवाल या ये कहना कितना सही होगा कि उस समय की कांग्रेस की दूरदर्शिता की कमी थी, जो उन्होंने सोचा कि कांग्रेस की सरकार हमेशा के लिए रहे। जी, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दो भागों में देता हूँ। रात दरबारी करके किताब है, श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है, उपन्यास है, और एक तरह से वो जिसे कहते हैं वो एवरग्रीन उपन्यास है भारतीय सिस्टम के ऊपर। उसमें एक रोचक एक सीन है जिसमें ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर बस चला रहे होते हैं और वो गियर को बार बार टॉप गियर में डाल रहे होते हैं ताकि बस तेज चले, लेकिन वो गियर इतना खराब होता है कि फिसल फिसल कर बार बार न्यूट्रल में आ जाता है और बस एकदम गड़बड़ा जाती है बीच में, और ये बार बार होता रहता है। तो इतने में पीछे से जो कंडक्टर थे उस सीन में, उन्होंने बोला कि ये जो आपका गियर है ये हमारे देश की हुकूमत जैसा है, तो कितना भी टॉप गियर में डालो फिसल फिसल कर बार बार अपने खांचे में आ जाती है। और ये सुनकर बस ड्राइवर ने जो गियर था वो अपनी जांघों के बीच में दबा लिया और उसमें लकड़ी लगा दी ताकि वो कुछ भी करके फोर्स से टॉप गियर में ही रहे, न्यूट्रल में नहीं जाए। और उसपे जो जो जैसे उसके ऊपर एक व्यक्ति ने कमेंट किया, जो कि उस उपन्यास में भी एक कैरेक्टर है, कि देश की हुकूमत को भी चलाने का यही तरीका है ना, कि यही नुस्खा है जो देश की हुकूमत की जांघों के नीचे दबा के और लकड़ी में कहीं फंसा के उसको टॉप गियर में डाल जाते। अब मैंने यहाँ क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि दोनों जीवन और रिसर्च दोनों में पीछे पलट कर जजमेंट देना बहुत आसान होता है कि ये उस समय सही किया है नहीं किया, लेकिन हम उसको थोड़ा हिस्ट्री के जजमेंट से अलावा कि इतिहास में ये सही हुआ या नहीं हुआ, ये देखते हैं कि उसकी जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिसर्च में कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, कि उसकी ऐसा कि उसकी ढांचागत उससे क्या मुसीबतें आई है। तो यदि हम देखें उस समय जब संविधान बन रहा था तब भी ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस एक तरह से जिसे कहते हैं एक डोमिनेंट पार्टी थी। उसका कोई विपक्ष, कोई ऐसा विपक्ष नहीं था जिसको चुनौती दे सके। विपक्ष तो विपक्षी दल थे लेकिन कोई चुनौती देने लायक नहीं थे। और अब कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होना चाहिए था वो बात अलग है, उसके ऊपर काफी डिस्कशन है। गांधी जी ने कहा था इसको डिसबैंड करके सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लेकिन वो बात अलग बात है कि हिस्ट्री ने क्या टर्न लिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी रही, क्योंकि इससे पहले के कुछ दशकों में एक स्थिरता मिली देश को, जो कि यदि हम डायरेक्टली अगर हम डेमोक्रेसी में जाते इतनी अस्थिरता के बाद तो हो सकता था काफी मुश्किल आए। तो वो बात हम साइड में रखते हैं, लेकिन एक इसमें जरूरी था कि कुछ कुछ संविधान सभा में ही डिस्कशन हुए थे कि हम ऐसे कौन सी संस्थाएं क्या कर सकते हैं कि विपक्ष को थोड़ा सा ज्यादा संवैधानिक रोल मिले। कि सिर्फ एक तो राजनीतिक हो गया कि आप चुनाव लड़के सीट लाइए तो आपको रोल मिलेगा, लेकिन दूसरा हो गया कि कुछ संविधान में ही गारंटी जैसी दी जाए। एक था कि जो ऑफिस ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, उसको संविधान में सिर्फ उल्लेख किया जाए और कुछ नहीं किया जाए, लेकिन एक उसको संवैधानिक पोस्ट बना दी जाए, जो कि काफी जो कि नहीं, आखिरी में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं था जिसमें
विपक्ष के नेता को संवैधानिक पोस्ट फाइनली मिली। दूसरा था कि आप जो कैबिनेट बनता है, जो सरकार बनती है, उसको ऐसे बनाएं कि विपक्ष के लोगों को कंपलसरली कुछ पोस्ट देना जरूरी है। उसका अम्बेडकर ने भी विरोध किया था कि ये इसलिए प्रपोजल ठीक नहीं है कि इसमें आप सरकार कैसे चलाएंगे यदि आप में आपसी समझ नहीं है, यदि आप विपक्षी दलों के हैं तो आप साथ आगे सरकार कैसे, वो भी अपने आप में सही था। लेकिन इससे ज्यादा कि उन्होंने किया वो सही था कि नहीं, ये देखना जरूरी कि वो अभी तक कंटिन्यू क्यों हो रहा है ना। कि आप विपक्ष का यदि देखें तो अधिकतर देशों में विपक्ष एक बहुत ही संस्थागत ढांचा लेता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की कुछ, एक तो कानून की दिक्कत है, जो 10% सीट का जो रोल है मेरे हिसाब से जो इंडिया में है कि यदि आपकी 10% से कम सीट आई है तो आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट नहीं कर सकते आप। मेरे हिसाब से वो असंवैधानिक रूल है। वो रूल बना था आपका दल बदल कानून आने के पहले। वो रूल बना था 1950 में, और उसके बाद उस रूल के ऊपर पेटिशन भी फाइल हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मेरे हिसाब से उसको, वो रूल भी नहीं है, वो बस एक स्पीकर का एक ओपिनियन जैसा है, एक स्पीकर का खुद का रूल है, तो कोई कानून भी नहीं है ये पार्लियामेंट ने पारित किया हो या संविधान में कहीं लिखा है। और वो स्पीकर का डिसीजन मेरे हिसाब से असंवैधानिक है। मेरे हिसाब से 10% नहीं हो तो भी आप जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको विपक्ष का नेता बनाने का हक देना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा अभी क्या हुआ, उससे ज्यादा हमको देखना है कि हम विपक्ष का रोल कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि ये विपक्ष, देखिए जैसे एक अगर हम एग्जांपल लें तो कई देशों में जो विपक्ष है वो अपना एक शैडो कैबिनेट बनाता है। शैडो कैबिनेट का मतलब कि आप एक तरह से जो प्रवक्ता होते हैं पार्टी के, जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जो कि जैसे जो सांसद चुन के आते हैं और जो पार्लियामेंट में बोल पाए कि आप इन डिपार्टमेंट, एक तरह से आप शैडो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हैं ना, आप शैडो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हो गए आप। तो एक तरह से आप एक ऑल्टरनेट कैबिनेट प्रस्तुत करते हैं देश के सामने कि यदि कि सरकार के तो है ही कैबिनेट जो देश चला रही है, लेकिन हमारे कैबिनेट का काम है प्रश्न पूछना और एक तरह से ऑल्टरनेट पॉलिसी तैयार करना साथ साथ, कि हम होते तो ये करते, ऐसा करते। और वो उसके लिए थोड़े, मेरे हिसाब से तो राज्य के थोड़े बहुत संसाधन देना भी जरूरी है ताकि विपक्ष ये काम अच्छे से कर पाए, है ना। कि एडिशनल प्रोविजन, जिससे कि वो उसमें जो रिसर्च लगती हो, उसमें एक अच्छे शैडो कैबिनेट का जो रोल निभाने का एक तरीका होता है, वो भी आप पूरी तरह से उसको निभा पाए, उसके लिए आपको सरकार के संसाधन देने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं कि हम विपक्ष को कैसे और संस्थागत करें। और ये मेरे हिसाब से सिर्फ विपक्ष के लिए अच्छा नहीं। यदि मैं ये कहूँगा, हो सकता है कोई सत्ताधारी पार्टी से सुन रहा होगा तो सोचेगा कि नहीं, ये तो विपक्ष की ओर से बात कर रहे हैं। मैं यदि ये विपक्ष की पार्टी सोचेगा तो कुछ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है कि एक तरह से इसको आप इंश्योरेंस समझिए, है ना। कि कोई भी पार्टी सरकार से बाहर जाती है कभी ना कभी, और उम्मीद करते हैं लोकतंत्र में कि कभी ना कभी नई सरकार भी आएगी। और कोई भी पार्टी आप एक तरह से जब आप सत्ता में हैं तो आप अपने लिए इंश्योरेंस कर रहे हैं कि जब हम सत्ता से बाहर जाएंगे तो हमें भी ये राज्य के रिसोर्सेज मिलेंगे कि हम फिर ये रोल अच्छे से प्ले कर सकें। तो ये तो इस तरह से विपक्ष का रोल जो है, उसके लिए हमको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कैसे उनको ज्यादा भागीदारी दे पाए हम संसदीय प्रक्रिया में। और उसके बिना और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आपने बात कही है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की, लोकतांत्रिक शरण की, वो लोकतांत्रिक शरण के कई मायने हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मायना ये है कि कहीं ना कहीं हम सोचते थे कि कोर्ट्स या फिर आपका जो लीगल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक शरण है यदि है कोई तो उसको कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन एक तरह से ये जो फेलियर है वो ये है कि हमने लोकतंत्र पे ही इतना फोकस नहीं किया है, कि हम बस ये सोचते थे कि आपकी जो जैसे फंडामेंटल मौलिक अधिकार बोलते हैं, मौलिक अधिकार बच जाए, आपने कोर्ट्स का बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले कर लिया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम संस्थाओं को कैसे डिजाइन करें कि ये जो कानून और कोर्ट के बाहर राजनीति में ही इसके सॉल्यूशन आ पाए। और इसका एक बहुत बड़ा तरीका होगा कि हम विपक्ष का एक रोल अच्छे से सोचें, और ये दोनों के लिए ठीक होगा मेरे हिसाब से, सरकार और विपक्ष के लिए। काफी रोचक और
अच्छा आप जवाब था सर आपका, और खास करके जो राग दरबारी से आपने व्यंग्यात्मक टिप्पणी से जो जोड़ा, वो बहुत ही उम्दा जवाब इसका। जी सौम्य। सर, जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग हैं तो काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस पे। तो हमारा सवाल इसी से रिलेटेड है कि बीते कुछ सालों में हमने देखा कि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के संदर्भ में किस तरीके से दलों, उनकी संवैधानिक भूमिका पर विमर्श ने जगह बनाई। सर, आपने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि पार्टी डायनेमिक एवं उनकी कार्य प्रणाली विधायिका कार्यपालिका संघ यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव संघ केंद्र राज्य संबंध को भी प्रभावित करता है। सर, किस तरीके से हम राज्यपाल या दलों की भूमिका को तय करें ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो? बिल्कुल। तो राज्यपाल एक एक एक, एक काफी इंटरेस्टिंग एक संस्थान है हमारे संविधान में। इसका इसका इतिहास जाता है आज़ादी के भी पहले, जब राज्यपाल का रोल होता था एक तरह से जो हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी उसका एजेंट की तरह, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव शुरू कर दिए गए थे। कई राज्यों में भारतीय जैसे कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने कहीं सरकारें भी बनाई थी राज्यों में 1935 के कानून के बाद 1946 में। और उस समय गवर्नर का रोल ये था, इनफैक्ट बहुत ही रोचक है कि 1935 में जब 37 में जब चुनाव हुए थे 35 के कानून के अंदर, उसे कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके ऊपर यदि आपको कभी समय मिले तो मंटो की बहुत अच्छी कहानी है नया कानून कि आपको एक तरह से वादा किया गया है कि नया संविधान दे रहे हैं, लेकिन जैसे एक मंटो नहीं कहते हैं लेकिन मुझे उससे एक फ्रेंच वाक्य याद आता है जिसका मतलब होता है कि द मोर द थिंग्स चेंज द मोर रिमेन सेम, मतलब जितनी चीजें बदलती है जितनी ही वैसी की वैसी भी रहती है। प्रोफेसर तो खेतान ने अपने एक पेपर में जिक्र भी किया है मंटो की कहानी का सर। अच्छा, ये अच्छी बात है। और तो उस जैसे ही वो 35 का कानून आया और 37 में जब चुनाव हुए, तो एक बहुत बड़ा तबका था भारतीय जो भी हमारा क्रांतिकारी या इंडिपेंडेंस मूवमेंट था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, कि चुनाव लड़ लिया तो क्या हम ये मान रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ठीक है, कि हम उनके संविधान उनके कानून के अंदर कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, हम तो क्रांतिकारी हैं। और एक बहुत बड़ा कारण था कि जो गवर्नर था, जो राज्य के गवर्नर की जो पोजीशन थी उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, तो उनको एक तरह से ये इनसिक्योरिटी थी कि यदि आप जीत भी जाएं तो आप चुनाव जीतेंगे और आप सरकार बना भी लें तो आपके पास तो कुछ ताकतें ही नहीं रहेगी, सारी ताकतें तो गवर्नर और सब महत्वपूर्ण ताकतें कम से कम तो गवर्नर के पास रहेगी। और ये जिक्र हमारे संविधान सभा में भी आया था। संविधान सभा में कहा गया कि अब क्यों गवर्नर चाहिए। लेकिन उस समय देखिए, हाल ही में माधव खोसला ने बहुत अच्छी किताब लिखी है कि क्यों पावर को सेंट्रलाइज किया गया था उस समय, कि ऐसा क्यों है कि हमारे संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को मजबूत बनाने की कोशिश की और गवर्नर उसका एक तरह से औजार था कि गवर्नर की पोजीशन के थ्रू आप स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और उस समय में कंट्रोल करने के कारण रहे हैं, ये बात सही है। एक कारण था कि हाल ही में पार्टीशन हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो जैसा माधव खोसला कहते हैं कि एक तरह से सामाजिक संकीर्णताओं से लड़ने का था, कि जितना ज्यादा आप केंद्रित करेंगे राज्य का पावर, जितना ज्यादा आप समाज से दूर करेंगे। दिल्ली में यदि है पावर तो जो आप मान लीजिए एक कहने की बात है कि जो राज्य लेवल में जो अपनी सामाजिक संकीर्णता है आप उनसे लड़ने में सहमत रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं वो आज भी चलता है बहुत। यदि वो सेंटिमेंट आज भी है ना, वो भावनाएं आज भी यदि आप पूछेंगे लोगों से तो कहीं ना कहीं वो नहीं, भरोसा तो सिर्फ राष्ट्र सरकार पे है, केंद्र सरकार पे है, कि राज्य सरकारों में कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है। खैर वो बात अलग है क्या होना चाहिए संघीय ढांचा, लेकिन गवर्नर पे वापस आके हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये डिस्कशन संविधान सभा में भी उठा और उसमें भी ये लोगों ने कहा कि ये जो आज हो रहा है कि कैसे गवर्नर की जो पोजीशन है वो यूज होती है केंद्रीय सरकार के फेवर में, और उसको और उसका उपयोग किया जाता है राज्य सरकार या जो पार्टी राज्य सरकार में है उसको, यदि वो पार्टी केंद्र सरकार वाली पार्टी नहीं है तो उसके खिलाफ एक तरह से इस पद का उपयोग होता है।
तो इस पद के ऊपर एक रोहिणी कुमार चौधरी करके एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि ये हम आखिर क्यों कर रहे हैं, ये क्या आप मान रहे हैं क्या कि ये हमेशा कांग्रेस की सरकार रहेगी, क्या एक ही पार्टी की सरकार हर राज्य में रहेगी भारत के, और नहीं रहेगी तो फिर तो ये मुसीबत होगी कि गवर्नर को आप हमेशा एक औजार की तरह उपयोग करेंगे, इस पद को आप हमेशा ऐसे यूज करेंगे कि जो राज्य में सरकार है उसको आप कंट्रोल कर सकें। उस समय इस बात ने ज्यादा जोर नहीं लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि अधिकतर राज्यों में पार्टीशन के बाद कोई कांग्रेस को कोई चुनौती थी नहीं, तो अधिकतर एक तरह से मान के चलिए कि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, हाल फिलहाल तो शायद सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार रहेगी, हाल फिलहाल में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकार आना। और ये 1967 में ही हुआ है, उसके बीच में भी एक दो चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस हार गई थी और फिर लेकिन सरकार किसी तरह से बन गई। और 1967 में पहली बार हुआ था कि जब अलग अलग बहुत से राज्यों में सरकार कांग्रेस की नहीं आई और अलग अलग पार्टियों की आई। और गवर्नर का रोल हमेशा शुरू से रहा है 1950 से भी, जब ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि कांग्रेस के जो केंद्र का फैक्शन, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ा टेंट होता था, उस समय काफी अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते थे। तो यदि राज्य सरकार में कोई ऐसी फैक्शन या कोई ऐसे दल के लोग आए हैं जो जो केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं है, तो उनके खिलाफ भी गवर्नर का पोजीशन उस समय यूज हुआ है। और ये ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब है वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अच्छे से उल्लेख है एक चैप्टर में गवर्नर के ऊपर। तो इसका एक तो ये तो प्रॉब्लम है। अब इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? तो एक तो है कि आप गवर्नर की पोजीशन मत रखिए, लेकिन दूसरा आई थिंक अगर हम थोड़ा और डीपली सोचे तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नर की पोजीशन को हम कैसे ऐसा बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली जिस तरह से अपॉइंट होते हैं, जिस तरह से नियुक्त होते हैं गवर्नर, कि वो सिर्फ सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रहे। मान लीजिए यदि स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है उनके अपॉइंटमेंट में, तो जो गवर्नर बनते हैं वो क्योंकि वो बनते अलग अलग पार्टियों की सहमति से बनते, बल्कि एक पार्टी उन्हें बनाए, तो ये ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक लगाम लगा था कि उनको बहुत सारी पार्टियों की सहमति लेनी है अगर नियुक्त होने के लिए। तो वो ऐसे व्यक्ति को बनाए जो कि जो हो सकता है कि न्यूट्रल ना रहे, लेकिन सबको अलग अलग समय पे बैलेंस करें। तो ये जिसे हम कहते हैं डिजाइन चॉइसेस कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप कैसे इंस्टीट्यूशन को ऐसे डिजाइन करें कि इंसेंटिव्स ऐसे हों जो उन लोगों पे, जो उन पदों पे अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं लोग, वो उस तरह से काम करना चाहेंगे कि वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल रहे, बजाय कि हर केस में कोर्ट के पास जाना और कोर्ट गवर्नर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करे। और ये हमारे इतिहास में बहुत केस हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि गवर्नर बायस थे या नहीं थे, और हमारे संविधान में उनको प्लेन डिस्क्रिप्शन दे रखी है। इनफैक्ट कुछ पोजीशन पे तो एकदम प्योरली वर्ड डिस्क्रिप्शन, प्लेजर, ऐसे वर्ड यूज हुए हैं, मतलब उनको बहुत ही ब्रॉड पावर दे रखी है। जहाँ पे भी उनका डिस्क्रिप्शन यूज होता है कि सरकार में आप किसको नियुक्त करेंगे यदि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली तो इसलिए हमें गवर्नर की पोजीशन को इस तरह सोचना होगा कि अलग अलग पार्टियों का उसमें रोल रहे उनकी नियुक्ति में, और अगर वो रहेगा तो वो पद अपने आप ही न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, या मोर लाइकली कि वो न्यूट्रल हो पाएगा। दूसरा आपका जो था कि दलों की भूमिका, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि दलों की भूमिका में ये जरूरी है कि अब हम दलों को वैसे नहीं देख सकते जैसे कि अब तक हम देख रहे हैं। अब दल की एक सामाजिक संस्था नहीं है। जहां तक बात कानून की आती है, संविधान की आती है, कि हम दलों को सिर्फ एक सामाजिक संस्था है जो कि एक विचारधारा के लोगों ने साथ में आके बना के और पार्टियां चल रही है। अब पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा संस्थागत रूप देना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पार्टियों को के अंदर के जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ एक तरह से मजाक बन के रह गए हैं ना, कि वो चुनाव सिर्फ बोलने के चुनाव हैं। पार्टियों के अंदर किनको टिकट मिलता है, वो टिकट वो जो पूरी जो प्रोसेस है वो एक तरह से, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स बन गई है, यानी कि किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। इनफैक्ट कुछ शोधकर्ताओं ने, राजनीतिक शास्त्र के शोधकर्ताओं ने इसके ऊपर शोध करने की कोशिश करी
और पता पड़ा कि तो शोध करना इसके ऊपर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी गोपनीयता में ये सब चीजें होती है, और एक आम व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि यदि मुझे डेमो मुझे मुझे भागीदारी लेनी है तो पार्टी के अंदर क्या प्रोसेस है। और यदि ये सब चलता रहा तो एक कहीं ना कहीं राजनीति के लिए बहुत नुकसान है। और ये मैं सब पार्टियों के लिए, सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि एक तो आप कैसे अपने उम्मीदवार चुनते हैं, आपके फाइनेंसेस जो कि आपका खर्चा होता है वो, और पैसा कहाँ से आता है वो, और तीसरा जो पार्टी के अंदर के पद है, इन तीनों चीजों के ऊपर पार्टियों को और संस्थागत कदम लेने पड़ेंगे। और पार्टियां सिर्फ लीडरशिप के बेसिस पे नहीं चल सकती। जैसे ई श्रीधरन है, उन्होंने एक रिसर्च की है, जैसे उन्होंने इंटरव्यू किए पार्टी के लीडर्स के, उससे पता पड़ा कि अधिकतर पार्टियां, जो पार्टियों के डिसीजंस हैं वो बिल्कुल भी कुछ किसी को अंदर पता नहीं कैसे हो रहे हैं। ये लीडरशिप में जो कॉन्सेंट्रेशन और पावर है कि अल्टीमेटली पार्टियों, जैसे आप बहुत से दूसरे देशों में देखेंगे तो एक प्रोसेस होती है कि यदि आप इस जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको लोकल पार्टी कमिटी से अप्रूवल मिलना पड़ता है, और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मल प्रोसेस हो गई, लेकिन आप, और कई कई देशों में तो चुनाव होते हैं, और अगर चुनाव नहीं भी हुए तो कुछ तो ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि आप नीचे से उठकर एक प्रोसेस के थ्रू आए, बल्कि कि आप लीडर के द्वारा चुन लिए गए। एक तरह से जो आर्बिट्ररीनेस है वो बहुत ज्यादा है पार्टी में, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आर्बिट्ररीनेस रहेगी, क्योंकि राजनीति जैसे वो एक मसान फिल्म का गाना है, बिखरे बिखरे छंद सा टहले दोहों में ये बन ना पाए। राजनीति बाय नेचर वैसी है कि आप इसको एक लॉजिकल रूप नहीं दे सकते, ये कहीं ना कहीं बहुत ही आर्बिट्ररली ही डेवलप होगी। लेकिन कुछ अगर प्रोसेसेस होगी तो उससे जो अगर पार्टी अंदरूनी तौर पे ज्यादा लोकतांत्रिक होगी, अंदरूनी तौर पर यदि ये संस्थाएं स्थापित करेगी कि कौन कौन चुनाव लड़ता है, कौन पार्टी के अंदर के पद लेता है, पार्टी के अंदर पैसा कैसे आता है जाता है, और जो पार्टी के निर्णय हैं वो कैसे लिए जाते हैं अलग अलग पॉलिसीज पे, तो तो जो पार्टी का असली रोल है कि जो देश चला रहे हैं, जो कहने की बात है कि हाँ लोकतंत्र है, उसमें ज्यादा भागीदारी हो पाएगी। और जितनी ज्यादा भागीदारी हो पाएगी पार्टियां, मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा उत्तरदायी होगी कि अगर अगर कुछ गलत करते हैं तो इतना अगर पार्टिसिपेशन होता है अगर पार्टी के अंदर, तो अपने ही मेंबर्स को ज्यादा उत्तरदायी होगी, बजाय कि मेंबर सिर्फ लीडरशिप को उत्तरदायी हो। जी सर, हम इसे कुछ अभी हाल के घटनाओं से जोड़ना चाहेंगे राजनीतिक दलों के ऊपर ही, कि अभी फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी के ऊपर वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख आया, जिसके बाद भारत में बहुत ज्यादा विमर्श बढ़ा, और संसदीय समिति के प्रमुख जो शशि थरूर सांसद हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा फेसबुक को, जिसके बाद ये कहा गया कि उनको संसदीय समिति के प्रमुख से हटा देना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के 2 सांसदों ने पत्र लिखा। तो मेरा सवाल इस रूप में है कि आपने भी इसका जिक्र किया कि कैसे संख्यात्मक रूप से जो 10% फॉर्मूला है वो एक रूल नहीं है, एक प्रेसिडेंट है जो फॉलो किया जा रहा है पहले से चली आ रही मानकों को, मापदंडों को। तो सर, तकनीक के सामंजस्य के साथ साथ जो विपक्ष की संख्यात्मक भूमिका है, जो उनके नंबर्स पिछले 2 लोकसभा चुनावों का अगर हम नतीजा देखें तो वो काफी कम रहा है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कि एक स्पष्ट रूप से विपक्ष का नेता कौन होगा। तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये सही बात है कि तकनीक ने हमारा काम आसान किया है, तकनीक के कारण ही हम लोग भी आपस में बात कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? एक तो उनकी संख्यात्मक भूमिका के ऊपर संविधान से जोड़कर, और दूसरा कि कितना रोल उनको दिया जाए संसदीय समिति और संसदीय प्रणाली। जी, तो एक तो संख्यात्मक बल के ऊपर जो बात है, इस पे एक संवैधानिक विचार में एक काफी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि सबसे अच्छा संविधान कौन सा है ना। सबसे अच्छा संविधान वो जिसको बार बार लागू करना पड़े, मतलब या तो कोर्ट जजमेंट दें या बार बार उसको आपको बोलना पड़े कि ये संविधान है, इसको लागू करो, इसका पालन करो, या फिर वो जो कि अपने आप ही लागू हो जाए, वो बनाया ही ऐसा गया है, या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि वो अपने आप वैसे कोई संविधान लागू नहीं होता। तो हम हर संविधान, कुछ कुछ चीजें अपने आप होती है, कुछ कुछ चीजें राजनीति और समाज, बहुत सारी अलग अलग फैक्टर होते हैं जो संविधान
को लागू करें। अब मैंने ये क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो बहुत सारे हम कहते हैं कि संवैधानिक संकट है, या अलग अलग लोगों का कहना है कि जैसा आपने बोला था डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं एक राजनीति में उठापटक बोल लीजिए, या राजनीति में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, जो कि फिर रिफ्लेक्ट होती है आपके संविधान पे, कि आपकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है उस पर। तो अब जैसे यहाँ पे आपने बोला कि राजनीतिक प्रक्रिया है चुनाव, और चुनाव में ना जीत पाना, मतलब कम सीटें जीतना, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन पड़ता है कि जो आपकी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, सांसदीय प्रक्रिया हैं, वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक आंसर सिंपल होगा कि इसका एक आंसर है कि ज्यादा सीटें जीते हैं ना, लेकिन अगर ज्यादा सीटें जीत गए तो फिर ये दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से मैं आपके प्रश्न में ये मान रहा हूँ कि यदि ज्यादा सीटें नहीं भी जीते तो संविधान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ना। एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑपोजिशन को थोड़ा और संस्थागत तरीका देना, थोड़ा और संस्थागत रूप देना चाहिए, और मैंने पहले बता रखा है कि किस तरह से दे सकते हैं। शैडो कैबिनेट बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और उसके अलावा जो तकनीक का है, अभी देखिए आप इंडिया से कंपेयर कीजिए फेसबुक का जो इंडिया में भी रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई, और आप उसको कंपेयर कीजिए कि अमेरिका में कैसे हुआ वो, उसका रिस्पॉन्स कैसा गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका रिस्पॉन्स एकदम परफेक्ट था, लेकिन एक चीज जो संसदीय प्रक्रिया में सामने आई वो ये है कि सांसद सिर्फ एक जिसे कहते हैं मोहर नहीं है, कि सिर्फ एक ठप्पा लगाने की जगह नहीं है, संसद उससे ज्यादा है। और ज्यादा मतलब क्या, कि सांसद एक तरह से एक ऐसा मंच है जहां से प्रश्न पूछे जाएं, और जहां ये बहुत से जो जैसे आप कहते हैं कंपनियां हुई या फिर संस्थान हुए, उनको आप एक तरह से लोगों के सामने रखें। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और कहीं ना कहीं विडंबना है कि हमारी संसदीय प्रक्रिया धीरे धीरे, और ये कंटिन्यूसली रहा है मेरे हिसाब से, बीच में कभी भी हमने इसमें कुछ उल्टा ट्रेंड नहीं देखा है, कि धीरे धीरे एक कहते हैं कि सरकार का रबर स्टैम्प जैसा ही रही है। कि 2008 में एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, जब थोड़ा ऐसा लगा था कि संसद की खुद की कुछ सरकार से जुड़ा कुछ वजूद है, वरना ऐसा लगता था कि चाहे एक पार्टी की सरकार हो या कोएलिशन हो, डिसीजन होता था पार्टी मीटिंग में या फिर कैबिनेट मीटिंग में, और संसद ऐसा कैसा उस पर ठप्पा लगा देगी। वो खैर वो एक पार्लियामेंट सिस्टम जो होता है उसमें जनरली होता है कि संसद का रोल कम हो जाता है, लेकिन एक रोल जो हमको सोचना चाहिए वो ये कि कैसे संसद की जो कमेटी सिस्टम है, जिसमें अलग अलग आपकी कमेटियां बैठती है, आईटी की एक अलग कमेटी है, आपके विदेश मामलों की अलग कमेटी है, जिसमें अलग अलग सांसद दोनों पक्ष विपक्ष से साथ आके और उन चीजों पे काम करते हैं। एक तरह से कमेटियों का काम ये है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि यदि आप बहुत सी जगह होता है कि यदि आप चाय पीते हैं तो एक तो होता है कि आप कप से डायरेक्ट पी लीजिए, या तो उसको आप प्लेट में उतार के उसको ठंडी करके पीजिए। तो जो सांसद में जो पब्लिक में दिखता है वो एक तरह से गरम गरम चाय है ना। और आप यदि उसको, और ये कई बार ये राज्यसभा के लिए भी उपयोग होता है कि एक तरह से राज्यसभा आपकी प्लेट है, कि वहाँ पे क्योंकि आप इलेक्टेड वहाँ पे आप बुद्धिजीवी लोगों को बिठा सकते हैं जो कि हो सकता है चुनाव नहीं जीत पाए वगैरह, तो ठंडी करके चाय पिए। तो कमेटियों का पर्पस वो है कि एक तरह से ठंडी करके पिए। लेकिन अभी कमेटियों का पूरा का जो ऑपरेशन है बहुत गोपनीय है। एक तरह से जो पब्लिक डेलिब्रेशन होना चाहिए कि कैसे कमेटियों का रोल ऐसे बनाया जाए कि हर चीज के लिए हमें कोर्ट में नहीं भागना चाहिए। बहुत सी चीजें जो हम कोर्ट में भागते हैं भारत में खासकर, है ना, जिस तरह की PIL फाइल होती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी यह है कि जो सांसद है उसकी प्रक्रिया काफी एक तरह से देखा जाए काफी इनएक्सेसिबल हो गई है लोगों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। तो कुछ भी यदि देश में कुछ इशू आया तो आप सांसदों के पास या फिर जो कमेटियां हैं उनके पास यदि ये ताकतें नहीं है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में PIL फाइल करेंगे कि ये कीजिए। और यदि हम कमेटियों का रोल ऐसा यदि हम एक पब्लिक मंच की तरह देखें कि उनके दोनों रोल हैं,
कि वो एक शोध करके, जो उनके शोधकर्ता हैं उन शोध करके आपस में डिस्कस करके जिसे बोलते हैं नेगोशिएशन, पार्लियामेंट्री नेगोशिएशन, पक्ष विपक्ष में, और ऐसा कानून लाया जाए जिससे कॉम्प्रोमाइज लेकिन आगे बात बढ़ सके, वो भी जरूरी है सिस्टम। लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी ये देखने लायक है कि कैसे सिंगापुर हुआ, अमेरिका हुआ, इन्होंने इन बड़ी बड़ी कंपनियों को एक तरह से समन करा अपनी पार्लियामेंट में, अपनी कमेटियों के सामने, और उनसे प्रश्न पूछे, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये और कोई भी ऐसा पब्लिक डेलिब्रेशन फोरम नहीं है जो जहाँ पे आप, ऐसा कोई भी मंच नहीं है ना। कोर्ट में आप ये नहीं कर सकते, कोर्ट में कोई केस होगा और केस का निर्णय होगा। ये टीवी मीडिया में करना मुश्किल है, क्योंकि टीवी मीडिया का साधन ही ऐसा है कि आप उत्तरदायी नहीं है, एक तरह से डिबेट जैसा हो जाता है। और मेरे हिसाब से उन संसदीय प्रक्रियाओं को थोड़ा और यदि हम मैच्योर बनाए तो बहुत ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम तो अपने आप में है, लेकिन ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन पॉलिसी में होता है लेकिन मंच नहीं होता, और वो एक बहुत अच्छा मंच बन सकती है। सर इसी से आगे बढ़ते हुए जी सोना जी सर, इसी से आगे बढ़ते हुए हम अपने आखिरी सवाल पे पहुंचते हैं। तो हमारा आखिरी सवाल बाकी कुछ सवालों से हटके है, क्योंकि हम भाषा, आपने पहले ही सवाल में जिक्र किया था भाषा को लेके, तो हमारा आखिरी सवाल भी भाषा पे ही होगा। तो सर 1813 में बंगाल के सिरमपुर में बाइबल को 31 भाषा में बदला गया और लोगों तक इसे पहुंचाया गया था। हमने अभी कुछ दिनों पहले प्रोफेसर खैतान से भी बात किया था एक व्यापक डिस्कोर्स के लिए, जिससे हम लोगों को जोड़ सके, खासतौर पर उन बातों से जिनसे उनका सीधा सरोकार हो। तो प्रोफेसर खैतान भी यही मानते हैं कि लोगों के लिए। तो आप सर भाषा की चुनौतियों को कैसे देखते हैं? सौम्या, मैंने आपका पिछला वाक्य थोड़ा मिस कर दिया, तो आप फिर से बोलेंगे? प्रोफेसर खैतान भी मानते हैं? जी सर, तो प्रोफेसर खैतान भी यही मानते हैं कि अगर हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें लोगों की भाषा में ही बात करना पड़ेगा। तो आप ये भाषा की चुनौतियों को कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये प्रोजेक्ट लिया, और ये बहुत ही सराहनीय है। भाषा के बारे में कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको लगता है कि ये अब तक क्यों नहीं थी, इतनी जरूरी है ना। और जैसे आपका ये जो प्रयास है, ये उनमें से एक है। और कहीं ना कहीं भाषाओं का जनरली इंडिया में कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे जो डिस्कशन होते हैं, एक करना तो अंग्रेजी में पड़ता है क्योंकि ये सारा लिटरेचर अंग्रेजी में अवेलेबल है, लेकिन हम क्यों नहीं इसको डिस्कस कर सकते हैं दूसरी भाषाओं में कि लेकिन उससे ज्यादा दो चीजें हैं। एक तो है कि भाषा का उपयोग इसलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और दूसरा कि भाषा की एक दूसरा तरीका नहीं होना चाहिए इसको और कठिन बनाने का। कहीं ना कहीं एक क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरी मातृभाषा है, और लेकिन कई सालों से अंग्रेजी में काम कर रहा हूँ, तो एक वो लगता है कि आप बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलें, एक तरह से जो गूगल ट्रांसलेशन वाली हिंदी है ना। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी भाषा तभी अच्छी, और ये आप अलग अलग भारतीय भाषाओं में भी कर सकते हैं ना, कि जो कि कॉन्वर्जेशनल हो, जो कि लोग जिस भाषा में आम जनमानस बात करते हैं उस भाषा में ही ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्जेशन करें। उसे 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 अननेसेसरली ज्यादा शुद्ध करने की कोशिश ना करें, चाहे वो कितना भी बुद्धिजीवी डिस्कशन हो, है ना। दूसरा कि भाषा को बदलना एक तरह से ट्रांसलेशन तो होता ही है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं जो अंग्रेजी भाषा में डिस्कशन है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, लेकिन ट्रांसलेशन से ज्यादा एक भाषा का भाव भी होता है, और वो आप लोग अच्छे से समझते हैं। आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, बहुत सराहनीय है, और मुझे पूरा विश्वास है आपकी टीम में अन्य भाषाओं में भी लोग होंगे जिनकी जो भाव भी उस भाषा का समझते हैं। तो आप ऑफ कोर्स आप तो बुलाएंगे, आप लोगों को, अलग अलग लोगों को बुलाएंगे जो हो सकता है ये भाव नहीं प्रस्तुत कर पाए, और माफ कीजिएगा मैं नहीं कर पाया।
तो बाकी कोशिश करिए कि उस भाषा के भाव के साथ भी जाएं। ये सिर्फ अंग्रेजी का डिस्कशन, हिंदी ट्रांसलेशन ना हो, बल्कि तरह से भाव का भी ट्रांसलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कहीं ना कहीं उस भाषा के भाव के साथ जाए। मैंने इसलिए कोशिश करी कि मैं हिंदी साहित्य के उपयोग के उदाहरण दूँ, बल्कि अंग्रेजी साहित्य के उदाहरण देकर ट्रांसलेट करें। तो आप ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, और मैं आशा करता हूँ कि बाकी भारतीय भाषाओं में भी आप ये ले जाएंगे। बहुत ही उम्दा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जब मैं इसका अंत करूं या पटाक्षेप करूं, उससे पहले दो बात कहना चाहूँगा। एक तो ये अलग दास्तां होती है कि आप छोटे शहरों से जाएं और निकलकर दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय से शोध कर और फिर लोगों तक पहुंचने का एक कोशिश करें। तो ये जो दो सेट होता है, उसको हम जैसे फिल्म देखते हैं तो इंटरवल के पहले की कहानी और इंटरवल के बाद की कहानी होती है, उस तरीके से आराध्य सेठिया की कहानी है। उस पे भी कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से वहां तक सर गए। और जैसा कि सर ने भी कहा कि हम भाव पर ज्यादा जोर करें, भाषा पर नहीं। तो हमारा भी यही कोशिश था, जिसमें सर ने हमें सहयोग दिया, इनके लिए हमारा विशेष आभार। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम कोशिश करेंगे कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी फिलहाल मुझे बहुत हर्ष है सर को बताते हुए भी कि मराठी, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और तमिल जैसे भाषाओं में भी हमारी टीम अभी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म अवेयरनेस प्रोजेक्ट जो कमेटी बनी है उनके साथ उनके लिए लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है। तो और भी ऐसे प्रयास की हम कोशिश करेंगे, और जिनके लिए ऐसे प्रयासों में जितनी सहयोग हमें सर का मिला है उसके लिए विशेष आभार। ये दर्शकों को नहीं पता कि संविधान संवाद की भी जो सीरीज चल रही है उसका नामकरण संवाद जो है सर ने ही सलाह के रूप में दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी और हमारे दर्शकों का भी।